हेलो एवरीवन। बेटा आप लोग ये बताओ, मेरे साथ रेगुलर हो अभी 5:30 बजे? क्योंकि 5:30 बजे अभी जो मैं आपको बैच नंबर 16 जो इंग्लिश स्पेशल आया है और इसका डेज है ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, नहीं ट्यूसडे थर्सडे संडे। ये 5:30 से 7 का टाइमिंग है और अगर इसको परचेज़ करना है तो आप केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करके और आप बैच नंबर 16 इंग्लिश स्पेशल परचेज़ कर सकते हो। जो लोग डेमो ले रहे हैं यूट्यूब में, बेटा आपको बता दूं मैं, आज इसका 4th क्लास है, ठीक है। आज इसका डेमो का 4th क्लास है और मैं अभी सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट में हूँ और मैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ कि आप लोग इसका जो पुराना बेसिक कॉन्सेप्ट 5:30 बजे का जो चला है, पिछले सप्ताह भी थर्सडे को चला है, सैटरडे को चला, ठीक है, फिर ट्यूसडे को चला है और आज थर्सडे को चल रहा है। मैं कहूँगी कि आप रेगुलर बेसिस पे ये 1 घंटा का क्लास देख लो, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आप खुद क्या बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, आप नाउन प्रोनाउन कैसे पढ़ते हो, मैंने नाउन प्रोनाउन कैसे पढ़ाया है। हम लोगों ने लास्ट क्लास तक नाउन प्रोनाउन और वर्ब का कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया था। अब आप आगे का पढ़ लो और अगर पीछे का छूटा है तो ज़रूर से जाके यूट्यूब में देख लेना। और ये सारे जितने भी मैं पढ़ा रही हूँ वो सब आपके केडी लाइव ऐप में डाउनलोड हो जाता है और उसके बगल में एक तरफ पूरा वीडियो सेव्ड रहता है। न्यू स्टूडेंट्स को मैं बता दूँ बेटा, एक तरफ वीडियो सेव्ड रहेगा, दूसरी तरफ आपका पीडीएफ सेव्ड होगा। जो पढ़ाती हूँ मैं उसका पूरा कंप्लीट पीडीएफ भी होता है बेटा, वहीं पर रहता है। अच्छा, दूसरी बात है, वहीं पर आपका कई बार अगर बाय चांस क्लास थोड़ा सा कभी भी इधर उधर या शिफ्ट हुआ तो वहीं पर आपका नोटिस बोर्ड भी रहता है, उसमें अपडेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि आपकी क्लास जिस दिन हो बस उसी दिन मैं आपको क्लास लूँ, अदरवाइज बहुत भयानक इमरजेंसी होती है तभी कभी इधर उधर होता है, ठीक है। अब सुनो, नाउन प्रोनाउन और वर्ब का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में करा दिया था। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच में। और याद रखना बेटा, ये सारे 10, 12, 15, 16 घंटों का चैप्टर्स है, क्योंकि आपको इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है ना। लेकिन अभी तो हम सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्यों सिखा रहे हैं, क्योंकि आपको जब आप मैथ्स पढ़ने जाते हो तो आपको टीचर 2+2 4 नहीं सिखाता। लेकिन जब हम पूछते हैं भाई व्हाट इज़ नाउन, तो आपका डेफिनेशन वही निकलता है जो आप बचपन से पढ़े हो और टाइप्स में पहुंच जाते हो। जबकि हमें कुछ और चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, इसीलिए मैं आपको 2+2 4 जो मैथ्स में नहीं सिखाते हैं टीचर्स आपको, क्योंकि वो मान के चलते हैं कि इतना तो आता होगा। मुझे वो भी सिखाना पड़ता है इंग्लिश में, क्योंकि मैं मान के चलती हूँ कि आपने कहीं और से कुछ पढ़ा हुआ है और हमें किसी और तरीके से सिखाना है। अब बेटा मैं क्लास में पढ़ाना शुरू करूँगी। क्लास कैसे परचेज़ करते हैं, बुक नहीं मिल रहा है केडी पब्लिकेशन से, बुक ऑर्डर कैसे करना है, आपको किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कर दो। मेरा स्टाफ के पास ही मेरा फ़ोन पड़ा हुआ है, वो भी व्हाट्सएप खोल के ही बैठा हुआ होगा और आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। वो आपको फ़ोन भी कर लेंगे। लेकिन अब मुझे पढ़ाने के बीच में डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है। चलो सुनो ध्यान से। व्हाट इज़ एडजेक्टिव? बेटा इंग्लिश में एक और प्रॉब्लम है, बहुत सारे ऐसे लेटर्स होते हैं जो साइलेंट होता है। इसलिए स्पोकन इंग्लिश में मैं हमेशा कहती हूँ कि बेटा मेरी नकल करो या कोई न्यूज़ चैनल्स देखो और उनके नकल करना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत कुछ आप सुन के सीखोगे। अगर आप देख के पढ़ोगे तो आप इसको कहोगे एडजेक्टिव, है ना, देख के पढ़ोगे तो कहोगे एडजेक्टिव। लेकिन बेटा ये डी साइलेंट है, इसलिए इसको कहेंगे एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव कहोगे। फाइन। अब सुनो, एडजेक्टिव क्या है, आपको महसूस होगा ऐड है, ये वर्ड जो है ये ऐड कर रहा है। इट एड्स समथिंग किसको? टू नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन में ये कुछ ऐड करता है।
तो हम इसका डेफिनेशन हम ऐसे सिखाएंगे आपको कि भाई इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन क्यों याद करोगे। एडजेक्टिव क्या है? इट क्वालिफाइज, यानी कि ये कुछ नाउन या प्रोनाउन। इट क्वालिफाइज नाउन या प्रोनाउन, यानी ये कुछ ऐड करता है, ये कुछ ऐड करता है, कुछ बताता है। भाई क्या बताता है? ऐड क्या कर रहा है? सुनो ध्यान से, क्या ऐड कर रहा है। अगर मैं कहूं बॉय तो बोलोगे मैम कैसा लड़का? ओके, गुड बॉय। ओके, अगर मैं कहूं बॉयज, पूछ सकते हो मैम कितने बॉयज? मैनी बॉयज, वन बॉय, टू बॉयज, सेवरल, मैनी बॉयज, टू बॉयज, थ्री बॉयज, सेवरल बॉयज, द फर्स्ट बॉय, है ना? देख लो। अगर मैं कहूं मेरे पास काम है, आप बोलोगे कितना काम है? मैं कहूंगी मच वर्क, लिटिल वर्क, है ना? फ्यू बॉयज, देख रहे हो? अगर आप किसी नाउन के बारे में, ये सब क्या है? बोलोगे मैम किसी का नाम दिया है, एक तरह के जीव है जिसका नाम हम बॉय कह रहे हैं, नाम दिए हैं बॉय। हम लोग को क्या नाम दिया गया है भाई? जो कम एज में होंगे तो गर्ल बोलोगे, ज़्यादा एज के होगे तो आप वुमन बोलोगे। इसका मतलब है किसी का नाम ही तो दिया है। और नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को अभी तो बताया, जो कुछ ऐड करता है नाउन के बारे में, कुछ बताता है। पहला लड़का, कई लड़के, काफ़ी काम, है ना? अच्छा लड़का, ये कुछ ऐड करता है टू नाउन, तो भाई एडजेक्टिव है। आप कहोगे ठीक है एडजेक्टिव है, ये ऐड करता है नाउन में। आपने अभी बताया कि ये प्रोनाउन में भी कुछ ऐड करता है। ओके फाइन, अगर मैं ऐसे कहूं ही इज गुड, है ना? अगर आप कुछ खाना खा रहे हो, कहेंगे कैसा है, तो कहोगे इट इज गुड, इट इज टेस्टी। इसका मतलब है कि आप इस लड़के की विशेषता बता रहे हो, आप खाना की विशेषता बता रहे हो। ही क्या है? अभी तो बताया था। क्या बताया था? प्रोनाउन, पिछले क्लास में बताया था ना बेटा। वॉल्यूम 1 की क्लास आज रात में 9 बजे होगी, ठीक है? वॉल्यूम 1 का पूरा हमने अच्छे से उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है और वॉल्यूम 1 की क्लास रात में होगी। अभी मेरा बैच 16 का डेमो चल रहा है बेटा, बैच 16, जिसमें हम बिल्कुल बहुत ऊपर तक आपको लेवल तक ले जाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं बचता है, ठीक है? इसीलिए वॉल्यूम 1 जहाँ चल रहा है वहाँ चलेगा और ये बैच नंबर 16 का डेमो है। आप दोनों को पढ़ के देखना, उसमें बेटा मैं बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चल रही हूँ, इसको काफ़ी ऊपर ले जाती हूँ। येस, इट इज़ डिलीशियस, देखो इट लगाया, प्रोनाउन है ना इट, राइट? तो अगर इट इज़ डिलीशियस कहा तो इट या ही की विशेषता ही तो बता रहे। इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रोनाउन की विशेषता है, यहाँ पे नाउन की विशेषता है। अब जरा दोनों को ध्यान से देखो, आपको महसूस होगा कि मैं डेफिनेशन के एक और आगे स्टेज तक जा सकती हूँ। क्या? देखो, एडजेक्टिव क्या है? क्वालिफाइज नाउन या प्रोनाउन। अच्छा, आता कहाँ है? हम कैसे पहचानेंगे कहाँ आता है? ये नाउन के पहले आता है और वर्ब के बाद आता है। कई बार स्टूडेंट कहते हैं मैम ही इज़ अ गुड बॉय, अगर मैं लिख दूं तो ठीक है, आपने एक तरफ कहा नाउन के पहले आता है, वो तो हमें दिख गया, लेकिन यहाँ तो ये आर्टिकल के बाद आ रहा है, वर्ब के बाद तो नहीं आ रहा है। बेटा एक चीज़ ध्यान दो, ये आर्टिकल इसीलिए आया है क्योंकि ये नाउन है। आर्टिकल इसीलिए आ गया क्योंकि ये नाउन आया। अगर मैं इस नाउन को हटा दूं, इस नाउन को हटा दूं, तो खुद सोचो, क्या आप बोलोगे ही इज़ अ गुड? खुद कहोगे ही इज़ अ गुड, गलत है, ही इज़ गुड होगा। यानी ये आर्टिकल बिकॉज ऑफ नाउन आया था। इसीलिए अगर हम डेफिनेशन बोलें तो डेफिनेशन में ये कहेंगे adjective is a word that qualifies a noun or a pronoun. It comes before a noun or after a verb. बेटा इसके एक्सेप्शंस भी है, अब मैं एक्सेप्शंस नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्शन ही तो है जो एसएससी, बैंक पीओ और डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है, क्योंकि उनको पता है कि ये इतना तो आता होगा।
वो मान के चल रहे हैं यार इतना तो आता होगा। कुछ ऐसा पूछो जो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों कंफ्यूज करे। इसलिए अभी जो मैं पढ़ा रही हूं आपको, ये मान के चला जाता है यार इतना तो आता होगा। तो क्या है, एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन कहां आता है, कम्स बिफोर नाउन और आफ्टर द वर्ब। देखो, कम्स बिफोर नाउन और आफ्टर वर्ब। असल इसको चाहो तो हिंदी में क्या लिखोगे कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, जो नाउन के पहले आता है और वर्ब के बाद आता है। देखो, क्लियर। अब आओ कि हम एडजेक्टिव में क्यों कंफ्यूज कर जाते हैं, रीजन क्या है कंफ्यूज करने का। बेटा एक बात बताओ, अगर मैं आपको एक वर्ड दूं, अब आपसे क्वेश्चन मैं पूछूंगी और मैं देखना चाहूंगी, क्योंकि मैंने आपको नाउन पढ़ा दिया है लास्ट क्लास में, वर्ब पढ़ाया था पिछले क्लास में, आज मैंने एडजेक्टिव का कुछ बताया। अब मैं अगर आपसे एक वर्ड दूं स्विमिंग, तो बेटा मुझे एक बात आप लोग जवाब दोगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, चलो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, जल्दी बताओ, जल्दी। क्या लिखे हो, डीजी आपका बुक पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ, तब तो तुम मेरे स्टूडेंट हो गए। चलो जल्दी बताओ कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है, जल्दी बताओ। जेरेंड, एक ने लिखा, मनीष ने लिखा जेरेंड, आज संजीव ने लिखा वर्ब, किसी ने लिखा है नाउन, ओके वर्ब जेरेंड, ओके चलो सब सही हो। जिसने, अरे एक ने एडजेक्टिव भी लिख दिया, बस हो गया, तीनों आंसर मिल गया मुझे तीनों आंसर मिल गया, क्योंकि मैं चाह रही थी देखना कि आप क्या लिखते हो। सुनो ध्यान से, जरा सेंटेंस देखो तो, ही इज स्विमिंग, ही इज स्विमिंग। दूसरा सेंटेंस सुनो, इट इज अ स्विमिंग पूल, इट इज अ स्विमिंग पूल। और तीसरा सेंटेंस देखो, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तीन सेंटेंस मैंने लिखा। पहला मैंने लिखा ही इज स्विमिंग, वो तैर रहा है, इट इज अ स्विमिंग पूल, ये स्विमिंग पूल है, और स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग एक अच्छा व्यायाम है। अब आप लोग मुझे बताओ, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लिखकर कि 1 में स्विमिंग क्या है, 2 में स्विमिंग कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, और 3 में स्विमिंग कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, जल्दी बताओ जल्दी। फर्स्ट में एडजेक्टिव है, पक्का शिवम, जल्दी सोच के बताओ। सुमित ऐसे नहीं, 1 2 3 बताओ। 1 में वर्ब, 2 में नाउन, 3 में नाउन, सेकेंड में एडजेक्टिव है, थर्ड में एडजेक्टिव है। अखिल, फर्स्ट में वर्ब है। आसिफ, ठीक है। देखो मैंने कहा था ना, 2-3 क्लास ढंग से कर लो, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो ही इज स्विमिंग, बेटा खुद सोचो, यहाँ पे ये इज एम आर के बाद अगर है ऐसा आईएनजी फॉर्म, तब तो वो वर्ब ही होगा, क्योंकि ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म इज एम आर के बाद लग रहा है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें, ये इज एम आर के बाद अगर वर्ब आईएनजी फॉर्म में है, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, पहला वर्ब है। दूसरा, अभी कहा था मैंने कैसा लड़का, अच्छा लड़का, गुड बॉय। कैसा पूल है ये स्विमिंग पूल है, यानी इस नाउन की विशेषता बता रहा है
एडजेक्टिव, और वर्ब के पहले सब्जेक्ट के प्लेस पर नाउन आता है, और नाउन अगर आईएनजी फॉर्म में होता है तो उसको हम जेरेंड कहते हैं। हालांकि जेरेंड क्या है, नाउन ही तो है। देखो, बोलो, आपको कम से कम पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने का ज़रूरत है, पहचानना आना चाहिए। इसीलिए अगर हम मैथ्स के हिसाब से सोचें तो बेटा अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं तो देखो, वेन डायग्राम में मैं कहूं कि अच्छा ये नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव, अगर तीनों को हम लगा दें, अगर तीनों को हम लगा दें तो ये जो पार्ट होगा ये V1 ING पार्ट होगा, क्योंकि वो एडजेक्टिव भी है, वो नाउन भी है, वो वर्ब भी है ना, तीनों में आता है वो। अगर आप नाउन में लगाओगे तो वो जेरेंड कहलाएगा, अगर आप एडजेक्टिव के हिसाब से देखोगे बेटा तो वो पार्टिसिपल कहलाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। देख रहे हो, बेसिक कॉन्सेप्ट में ही मैं आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल सिखा रही हूं। अगर वर्ब ING फॉर्म में एडजेक्टिव का काम करे तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। मैं ये आपको सेव करके आपके मटेरियल में लोड कर दूंगी, उसका टेंशन मत लो, आप समझने की कोशिश करो। अगर नाउन की बात करोगे तो V1 ING अगर नाउन का काम करता है तो जेरेंड कहलाता है। ठीक है, क्लियर? देख लो, यानी एडजेक्टिव के रूप में इधर से देखोगे तो ये पार्टिसिपल है, इधर से देखोगे तो ये जेरेंड है, और इधर से देखोगे तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस बताता है। जब भी वर्ब ING फॉर्म में आएगा तो वो कॉन्टिन्यूअस एक्शन बताता है। देखो ध्यान से, क्लियर? जितने लोग एडमिशन ले चुके हैं वो लोग ऐप में पढ़ो, ऐप में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो मटेरियल खोजने में, या आपका जितना भी चैप्टर्स है बेटा आपके 24 आवर्स में वो उसमें लोड हो जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, देखो समझ में आया? इसीलिए एडजेक्टिव का मतलब खाली गुड बैड ये सब नहीं होता, एडजेक्टिव का मतलब पार्टिसिपल भी होता है। कई बार आप देखोगे नाउन एडजेक्टिव के रूप में आएगा। मुझे एक एग्जाम्पल दे सकते हो जहां पे नाउन एडजेक्टिव के रूप में आता है? जल्दी। अंकुश बेटा, कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, मैंने आपको आप व्हाट्सएप करो बेटा, मेरा व्हाट्सएप लेके मैंने स्टाफ को ही बिठा दिया, क्योंकि इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं अकेले नहीं निपटा पा रही। ठीक है अखिल, आप 12 नंबर बैच से, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं यार। ठीक है, ये अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, उसके बाद सीधा वर्ब चैप्टर में चलेंगे। बोलो जल्दी, एक सेंटेंस दो जल्दी। आई एम अ गुड डांसर। गुड मतलब एडजेक्टिव है यार, मैं कह रही हूं नाउन एडजेक्टिव की जगह पे आएगा। कोई ऐसा एग्जाम्पल जहां नाउन एडजेक्टिव के रूप में काम किया हो। ही इज ऑनेस्ट, बेटा ऑनेस्ट तो खुद ही एडजेक्टिव है। एक सेंटेंस दो, एक सेंटेंस दो मुझे जहां पे नाउन ही इज अ गुड बॉय। बेटा गुड तो खुद ही एडजेक्टिव है, नाउन एडजेक्टिव के रूप में आएगा। मेरे साथ पढ़ना है बेटा तो अपना दिमाग खोलना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे मैं इंग्लिश आपको रटा के पढ़ाऊंगी तो वो भूल जाओ। जैसे एक लड़के ने लिखा है मैम ये पेड कोर्स है, देख लो इसने वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में लिखा है। आई सर्जरी, वेरी गुड निशांत, वेरी गुड वेरी गुड, यही तो मैं देखना चाह रही थी। इसने कहा मैम पेड कोर्स है, देखो पे का थर्ड फॉर्म लगाया, और कोर्स की विशेषता बताने के लिए वो क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। जब मैंने ING फॉर्म लगाया वो क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। समझ में आ रहा है? ठीक है, यस, ये बैच नंबर 16 का पेड कोर्स का है बेटा, ये डेमो है। देखो जिसने आई सर्जरी लिखा वो जानता है क्योंकि वो स्टूडेंट होगा। देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा मुझे एक सेंटेंस बताओ जिसमें नाउन एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब एडजेक्टिव मतलब नाउन लगाना पड़ेगा मुझे कोई, और उसके पहले भी नाउन लगाना पड़ेगा,
और ये नाउन एडजेक्टिव का काम करेगा, यानी मुझे ऐसा कुछ लगाना पड़ेगा, है ना। अब जैसे अगर आप ट्रेन में जाते हो तो बेटा एक आदमी आता है जो चेकर होता है, वो क्या चेक करता है, बोलोगे टिकट चेकर होता है। अब एक बात बताओ बेटा, टिकट तो कोई चीज़ का नाम है ना, है ना, छोटा सा कुछ है टिकट, उसका नाम लिखा है टिकट चेकर, है ना। अब एक और बताओ, कभी कुछ लोग चेन खींचकर भाग जाते हैं। स्नैच का मतलब होता है झपट्टा मारना, कोई चीज़ स्नैच करना यानी झपट्टा मार के भाग जाना, मतलब झपट्टा मार लेना। तो झपट्टा मारने वाले कौन है, स्नैचर है। और ये झपट्टा मारते क्या है, बोलोगे चेन को झपट्टा मार के भाग जाते हैं। अब बताओ चेन क्या है, बोलोगे मैम वो जो गले में पहनते हैं सोने का, है ना, जनरली सोने का होता है तभी तो उसको स्नैच किया जाता है। तो वो जो सोने का जो चीज़ होता है ना, तो मैंने क्या कहा भाई उसका नाम क्या है, बोलोगे चेन। तो चेन तो नाम बोला ना, नाम मतलब नाउन ही तो हुआ। लेकिन खुद देखो स्नैचर की विशेषता बताने वाला अगर नाउन है, अगर कोई अपना आई सर्जरी करवा रहा है, बेटा ही गोज फॉर आई सर्जरी, तो बोलोगे सर्जरी क्या है भाई, एक तरह का ऑपरेशन है जिसका नाम सर्जरी कहते हैं। किसकी सर्जरी, आई सर्जरी। तो आई क्या है बेटा, अंग का नाम है, लेकिन यहां वो काम किस चीज का कर रहा है, एडजेक्टिव का। याद रखना अगर नाउन एडजेक्टिव का काम करे, बोलोगे मैम ये स्नैचर ने कम से कम 100 से ऊपर चेन स्नैच किया है, तो आप चेन स्नैचर बोलो। उसने दोनों आंख का ऑपरेशन कराया है, आई सर्जरी बोलो। और जो टिकट चेक करता है वो सांप का टिकट चेक करता है, टिकट चेकर बोलो, नहीं हो सकता। अगर नाउन एडजेक्टिव का काम करेगा तो वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। ये सिंगुलर फॉर्म में ही होगा, क्योंकि खुद सोचो ना, मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि ये गलत क्यों है। हर चीज़ का कॉन्सेप्ट, मैंने कहा मेरे साथ पढ़ रहे हो तो कॉन्सेप्ट समझो। एक बात बताओ अगर मैं कहूँ सुंदर लड़की, तो फिर आप सुंदर लड़कियां बोलोगे ना। सुंदर लड़की तो सुंदरे तो नहीं बोल रहे हो ना, है ना। जो विशेषता बताने वाले शब्द है बेटा, उसका बहुवचन क्यों बना रहे हो आप। बहुवचन किसका बनाओगे, उसके बाद आने वाले नाउन का बनाओगे ना। इसीलिए हम यहाँ पे अगर एडजेक्टिव का प्लूरल सुंदर का सुंदरे नहीं बनाया, तो फिर नाउन भी अगर एडजेक्टिव का काम करेगा तो वो भी सिंगुलर फॉर्म में होगा। देखो मैं आपको एडजेक्टिव में क्या बताया, वर्ब एडजेक्टिव का काम करे। चलो अब मुझे आप लोग समराइज करके बताओ। इफ वर्ब comes as adjective and if, आप ही मुझे बताओगे अब, verb comes as noun। एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव के रूप में ठीक है, लेकिन अगर वर्ब एडजेक्टिव के रूप में आया तो क्या होगा, टिकट कलेक्टर। देखो ठीक है ना, बोलो। नहीं सब इंस्पेक्टर नहीं बेटा, क्योंकि सब वहां पे एडजेक्टिव है। तो मुझे बताओ क्या करोगे, अगर वर्ब एडजेक्टिव के रूप में हुआ तो क्या करोगे। अभी स्विमिंग पूल का मानसी, इसका मतलब जल्दी बताओ, मनीष बताओ तो। फिर इसका मतलब है, ध्यान दो, अगर वर्ब एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होगा तो या तो वो आईएनजी फॉर्म में होगा या तो वो थर्ड फॉर्म में होगा। अगर आईएनजी फॉर्म में होगा उसका नाम होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। और अगर V3 फॉर्म में होगा तो वो कहलाएगा पास्ट पार्टिसिपल। जैसे अभी किसी लड़के ने कहा था मैम पेड कोर्स, है ना, तो वो हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे वर्ब एडवांस में। अभी सिर्फ लंग कैंसर, वेरी गुड विशाल, कैंसर दोनों लंग्स में स्प्रेड हो जाए तो भी वो लंग कैंसर कहलाएगा, क्योंकि वहाँ पे नाउन एडजेक्टिव का काम कर रहा है।
और वर्ब कम्स एज, सॉरी, if verb comes as adjective and if noun comes as adjective, ये पूछना था ना मुझे। अगर noun adjective के रूप में आएगा तो always in singular form, इसीलिए आप 5 stars बोलते हो, 5 तारे, 5 stars, लेकिन होटल लगा देते हो तो 5 star होटल कहते हो। देखो, ठीक है, बोलो। स्लीपिंग ब्यूटी, यस, स्लीपिंग ब्यूटी एक कहानी है। स्लीपिंग ब्यूटी, ब्यूटी वहां पे सुंदरी के लिए यूज हुआ है, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम? हैविंग फन में तो बेटा हैविंग आईएनजी फॉर्म है, आई एम हैविंग फन, वो तो वर्ब है। बोलो समझ में आया? ये हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव का पढ़ाया है। यानी नाउन अगर एडजेक्टिव का काम करे तो सिंगुलर फॉर्म में होगा। एडजेक्टिव क्या है? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द। कहाँ आएगा? नाउन के पहले या वर्ब के बाद। उसके बाद अगर वर्ब आ गया एडजेक्टिव के रूप में तो या तो वो V1 ING फॉर्म में होगा या तो V3 फॉर्म में होगा। इसके कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे पासिंग मार्क्स, बेटा रॉन्ग इंग्लिश है, पास मार्क्स होता है। ध्यान से याद रखना, सबका कहते हैं मैम पासिंग मार्क्स आया है, पासिंग मार्क्स नहीं होता, पास मार्क्स होता है। और ड्रेसिंग सेंस नहीं होता है, ड्रेस सेंस होता है। ये 2 एक्सेप्शंस है जिससे कई बार क्वेश्चंस आए, याद रखना। पासिंग मार्क्स एंड ड्रेसिंग सेंस ये दोनों गलत इंग्लिश है। पास मार्क्स होता है और ड्रेस सेंस होता है, ठीक है। चलो हम एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट खत्म कर चुके, समझ में आया? नाउन, प्रोनाउन। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड। प्रोनाउन क्या है? दैट रिप्लेसेस नाउन। वर्ब क्या है? दैट स्टेट्स एक्शन और स्टेट, है ना, जो या तो एक्शन बताता है, से समथिंग अबाउट द एक्शन और स्टेट। और एडजेक्टिव क्या है? क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। खत्म। ये सब बेसिक चीज़ें था, लेकिन आपने एक चीज़ मार्क किया होगा, आप जो पढ़ते हो और मैंने जो पढ़ाया दोनों अलग चीज़ है, क्योंकि मैंने बीच में पार्टिसिपल भी घुसा दिया, मैंने बीच में जेरेंड भी घुसा दिया, है ना। तो ये सब चीज़ें याद रखना। अब आते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव खत्म, वर्ब खत्म। अब आते हैं प्रेपोजिशन में। बेटा प्रेपोजिशन बड़ा पंगा वाला चैप्टर है, बहुत ही पंगा वाला चैप्टर है, और उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। आप लोग जितने मेरे स्टूडेंट्स, हमारे बैचेस वाले, जितने भी बैचेस वाले स्टूडेंट हो, बेटा किसी दिन एक दिन आप लोग को सबको एक क्लास में लूँगी फिक्स्ड प्रेपोजिशन वाला। पता है क्यों फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्लास सबको एक साथ क्यों बोल रही हूँ? रीज़न क्या है कि उसमें कुछ समझने वाली चीज़ ही नहीं है। जैसे मैं कहूँगी एडिक्टेड, मुंह से निकलना चाहिए टू, फॉन्ड ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ। भाई क्यों है ऑफ? उसका रीज़न तो बताओ। नहीं है तो मैं क्या करूं? क्योंकि वो फिक्स्ड प्रेपोजिशंस है। बेटा 2 जगह पे कॉन्सेप्ट आके फेल होगा कि मैम ये आर्टिकल क्यों है? माउंट एवरेस्ट के साथ आर्टिकल आपने नहीं लगाया, हिमालयास के साथ लगाया क्यों? है ना, आपने सारे वाटर बॉडीज के साथ द लगाया, लेक्स के साथ नहीं लगाया क्यों? यहाँ पर मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। दूसरा आप कहोगे मैम एडिक्टेड के साथ टू ही क्यों लगाया, एक्यूज्ड के साथ ऑफ ही क्यों लगाया? मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों फिक्स्ड है। और बेटा याद रखना, मैं ट्रांसलेशन से स्पोकन वाले को और कंपल्सरी वाले को पूरा इंग्लिश लिखना सिखा देती हूँ। यहाँ तक कि कई स्पोकन वाले होते हैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगते हैं स्पोकन करने के बाद, क्योंकि उनको सब कुछ समझ में आ जाता है। लेकिन फिर उनको सिर्फ मैं 2 ही चीज़ देती हूँ जो बिल्कुल हाई लेवल का होता है, जो आपका लेवल है वही लेवल स्पोकन में रहता है, और वो है प्रेपोजिशन, दूसरा आर्टिकल। मैं कहती हूँ जितना ज़्यादा तुम पढ़ लोगे उतना ज़्यादा सही इंग्लिश बोलोगे, क्योंकि ये 2 चीज़ें हैं जो ट्रांसलेशन से नहीं आएगा। अगर मैं कहूँ मैं तुमको बुला रही हूँ, मैं आपको बुला रही हूँ, तो मैं कहूँगी आई एम कॉलिंग यू। अब कहोगे मैम को का इंग्लिश, तो टू नहीं होगा यहाँ पे। इसीलिए ट्रांसलेशन में भी सब कुछ ट्रांसलेट हो जाता है सिवाय आर्टिकल और प्रेपोजिशन के। आप पूछते रहोगे मैम मैं आपको बुला रहा हूँ, को का इंग्लिश कहाँ है? नहीं है,
अगर मैं कहूं कि मेरे पास दिल्ली में घर है, मेरे पास दिल्ली में मकान है, कई लोग बोलते हैं ना शान से कि भाई मेरे पास तो दिल्ली में मकान है, लेकिन इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई हैव अ हाउस इन दिल्ली। ए कहां से आ गया? इंग्लिश में आ गया, हिंदी में छिपा था, खा गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इसीलिए याद रखना, ये दो कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको पंगा होगा। प्रेपोजिशन में सबसे बड़ा पंगा है इस फिक्स्ड प्रेपोजिशन का। फिक्स्ड प्रेपोजिशन आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि ये फिक्स्ड होता है। कैसे? जैसे मैंने कहा फॉन्ड ऑफ, ठीक है। अगर मैं कहूं इंसिस्ट, तो इंसिस्ट के साथ बेटा ऑन ही आता है। अगर मैं कहूं मैं आप पर निर्भर हूं, तो मैं कहूंगी आई डिपेंड ऑन यू, डिपेंड के साथ ऑन ही आता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं अपने जुबान पर लगाम दो या जुबान पर अपना काबू करो, तो कहोगे जुबान पर काबू करो। तो काबू करो का मतलब होगा कंट्रोल। तो कंट्रोल ऑन योर टंग मैम होगा? नहीं होता, कंट्रोल के साथ ऑन नहीं आता। समझ में आया? इसलिए वो फिक्स्ड है बेटा, उसका तुम कुछ नहीं कर सकते। ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। प्रेपोजिशन का एक भाग है जो पोजीशन बेस्ड है, और इसको आप आराम से समझ के हार्डली एक क्लास में ख़त्म कर देती हूँ मैं। 1.5 घंटे में ये पोर्शन ख़त्म हो जाता है। लेकिन प्रेपोजिशन फिर भी ख़त्म नहीं हुआ रहता है, क्योंकि ये पोजीशन बेस्ड तो बहुत आराम से ख़त्म हो जाता है। भाई किसी चीज़ के ऊपर टच में दिख रहा है, ओके ऑन है। किसी चीज़ के अगर अंदर दिख रहा है तो इन है। किसी चीज़ के बगल में दिख रहा है तो बिसाइड है। भाई ऐसा पोजीशन वाला बना के मैं डायग्राम आपको समझा दूँ कि पोजीशन वाला हार्डली 36 के लगभग है, वो सारा याद हो जाएगा आराम से, तुरंत हो जाएगा। लेकिन पंगा इसमें होगा। तीसरा जो पंगा होगा वो मैं आपसे ही पूछूंगी, चलो, वो है फ्रेजल वर्ब। अगर आप को मैं ये कहूं स्वेटर पहन लो, ठंड बढ़ रही है, स्वेटर पहन लो, ठीक है, तो आप एक बात बताओ, वो सब कराऊंगी मनीष। अपॉन होता जब कोई चीज़ ऊपर से गिर के किसी चीज़ पर एक मोशन दिखा रहे, और ऑन टू उसी पर टिके रहने के लिए, ठीक है, वो आपको कराऊंगी, रुको। फ्रेजल वर्ब स्वेटर पहन लो, पहनने का इंग्लिश क्या होगा? पहनने का इंग्लिश बताओ, पहनने का इंग्लिश। यस शुभम, ये पंगा करता है बहुत। पहन लो, पहन लो का इंग्लिश क्या होगा? जल्दी बताओ। पुट ऑन, वॉल्टी, बिल्कुल, मालती, यस मालती, बहुत अच्छा, पुट ऑन, वेरी गुड वेरी गुड। स्वेटर उतार दो, इसका इंग्लिश बताओ। ये फ्रेजल वर्ब है बेटा, क्यों फ्रेजल वर्ब मैं बताऊंगी अभी। स्वेटर उतार दो, अब नहीं वेयर नहीं होगा, WEAR, वियर तो एक नहीं होता बेटा, बहुत लोग वियर बोलते हैं, इट्स वेयर। और वेयर इसलिए नहीं होगा क्योंकि वेयर का मतलब इसे पहने हुए हूं, इसलिए मैंने आपका कहा स्वेटर पहन लो, वरना मैं कहूंगी मैं पहने हुए हूं तो आई एम वेयरिंग अ सूट। वेयर ये होता है पहने हुए। पुट ऑन होगा, ओके अच्छा। स्वेटर उतार दो, टेक ऑफ, वेरी गुड, टेक ऑफ। पुट ऑफ नहीं है, टेक ऑफ है, ठीक है ना, देख रहे हो। देखना का इंग्लिश होता है लुक, ठीक है, और देखभाल करने का इंग्लिश क्या होता है? देखभाल करने का इंग्लिश बताओ तो क्या होगा? पुट ऑफ नहीं होता, टेक ऑफ होता है बेटा। पुट ऑफ वाले सब रॉन्ग लिखे हैं, याद रखना। ऑन को ऑफ बना के ऐसे बस खत्म हो जाएगा क्या? इतना आसान है? हाँ बोलो, देखभाल करने का इंग्लिश क्या होता है? जल्दी बताओ, देखभाल करने का इंग्लिश। लुक आफ्टर, वेरी गुड, लुक आफ्टर। ध्यान से देखो, पुट बोलोगे वर्ब है, पुट मतलब तो रखना, टेक मतलब लेना, लुक मतलब
दिखना और देखना। ऑन बोलोगे मैम ऑन तो आपने ऐसा साइन बनाया किसी चीज़ के ऊपर है। ऑफ तो ऑफ जो पढ़ाऊंगी इसका मतलब अलग होने के सेंस में होता है। आफ्टर का मतलब के पीछे होता है। अब देखना के पीछे नहीं बेटा, जब वर्ब और प्रेपोजिशन मिल जाता है तो हो सकता है वो कुछ और मीनिंग दे। देखो वर्ब अपने प्रेपोजिशन के साथ मिलके, पुट ऑन मतलब पहन लो, पहनना, टेक ऑफ मतलब उतारना, ये साथ में मिल के मीनिंग दे रहा है। और लुक आफ्टर का मतलब हो गया देखभाल करना। ये तीसरा पोर्शन है जो आपको बहुत प्रॉब्लम देता है। मैं इसके अराउंड 80 फ्रेजल वर्ब मैं स्पोकन इंग्लिश में 80 कराती हूँ, क्योंकि अगर देखा जाए तो आप नॉर्मल यूज़ में 40 के ऊपर फ्रेजल वर्ब अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज़ नहीं करते हो, तो मैं उनको 80 करा देती हूँ। लेकिन आप लोग 250 से ऊपर फ्रेजल वर्ब करोगे, ठीक है, क्योंकि आपको फ्रेजल वर्ब याद करना पड़ेगा। इसका कोई उपाय नहीं है फ्रेजल वर्ब का, ध्यान रखना। और चौथा, फोर्थ, ये पोर्शन है जो टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं अगर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखे होते हैं, तो ये नहीं पढ़ाते। ध्यान से देखो, बोलो एक और लिख दो। ये हमने आपको 3 इडियम्स दिए हैं। पुराने पेपर्स में आपसे सिर्फ इंग्लिश पूछा जाता, इसका मीनिंग पूछा जाता था और कुछ नहीं। लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें आने वाले प्रेपोजिशन और आर्टिकल से भी पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना। इनमें आने वाले आर्टिकल से भी पूछे जाते हैं। अब बताओ मुझे सबसे पहले, रियल सुमित एट अ स्टोन्स थ्रो, अमित ने लिखा एट अ स्टोन्स थ्रो। स्टोन क्या है? ओके ठीक है, रुको अभी रुको, बताओ जल्दी। अरे यार तुम लोग को जो मैं पूछ रही हूं वो बता ही नहीं रहे हो। मैं प्रेपोजिशन पूछ रही हूं यार, कहां मीनिंग बताए जा रहे हो आप लोग। पहला में 8, दूसरा में बेटा वॉल्यूम 1 के पीछे मत पड़ो यार। वॉल्यूम 1 का पूरा प्लेलिस्ट बना दिया, रात को 9 बजे आज वॉल्यूम 1 लेके आ रही हूं मैं, पैसिव वॉइस चल रहा है उसमें। मुझे इसका बताओ बेटा। आप लोग को तभी मैं कहती हूँ लेटेस्ट एडिशन वॉल्यूम 1 का खरीद लो, लेकिन आप लोग को लगता है मैम पैसे लग जाएंगे। बेटा आप लोग पैसे बहुत बर्बाद ऑलरेडी कर चुके होते हो और कर रहे होते हो और बहुत चीज़ों में कर रहे होते हो। बुक्स एंड स्टडीज़ में पैसे बर्बाद नहीं होते हैं, पैसे इन्वेस्ट होते हैं, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। एसएससी ने 1997-95 से 2013-14 तक उन्होंने कम से कम कुछ नहीं तो 20 बार क्वेश्चन दिया था। सुनो ध्यान से, 20 बार, मैं आपको रेड से मार्क करके दिखा रही हूं, उन्होंने 20 बार दिया है एट अ स्टोन्स थ्रो। सारे बुक ने एट अ स्टोन्स थ्रो लिखा। इसका मतलब है बहुत नज़दीक, इतना नज़दीक कि पत्थर फेंके तो पहुंच जाए। लेकिन याद रखना, जब इन्होंने प्रेपोजिशन बेस्ड दिया तो इन लोगों ने खुद फिर चेक किया कि क्या आज तक हम सही प्रेपोजिशन दे रहे थे। याद रखना उन्होंने 8 पहला ऑप्शन दिया था। यहां पे जो ऑप्शन होगा वो होगा विद इन। उन्होंने विद इन अ स्टोन्स थ्रो नहीं दिया था बेटा, एट अ स्टोन्स थ्रो। जितने पुराने बुक्स हैं सब में। लेकिन बाद में जब मैंने देखा प्रेपोजिशन और आर्टिकल से क्वेश्चन आ रहा है तो हमने फिर सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस को एक एक करके चेक करना शुरू किया, ठीक है। विद इन अ स्टोन्स थ्रो होता है, एट अ स्टोन्स थ्रो
नहीं होता। इसीलिए मैं समझा रही हूँ बेटा, बुक खरीदो 2019 का एडिशन वॉल्यूम 1 का, वो भी देख लो। अब दूसरा सुनो ध्यान से, पिक डैश अ फाइट क्वेश्चन आया हुआ है, क्या होगा? विद इन होगा। यस मनीष, स्वर्ण, बताओ नेक्स्ट में क्या होगा? क्या हुआ मिथिलेश, क्या आंसर करूं बेटा? न्यू इंग्लिश पेड बैच आ गया है आपका। हाँ भाई यही तो है यार, इंग्लिश 16 यही है, इंग्लिश 16। जल्दी बताओ नेक्स्ट का आंसर बताओ ना यार। आप पिक अप, मनीष, रंजीत सब लिख रहा है पिक अप। बेटा हमारी आदत है क्या, जहां पिक वर्ड है पिक अप ड्रॉप डाउन, पिक अप ड्रॉप डाउन। बेटा ड्रॉप के साथ डाउन वर्ड सुपरफ्लुअस है और पिक अप बिल्कुल सही है, लेकिन याद रखना इडियम्स एंड फ्रेजेस में आपका जो लॉजिक है वो नहीं चलता। कहोगे मैम पिक के साथ तो आप लगाते ही हैं, ये तो अंडरस्टूड है, नहीं चलेगा, क्योंकि इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है उसमें पिक अ फाइट है, यानी झगड़ा मोलना। इसका मतलब है बहुत नजदीक, वेरी नियर। पिक अ फाइट का मतलब है झगड़ा शुरू करना, झगड़ा मोलना, टू स्टार्ट अ फाइट। पिक के साथ अप नहीं है, नो प्रेपोजिशन नीडेड, कुछ नहीं आएगा। उन्होंने अप ही दिया था एग्जाम में, उन्होंने अप ही दिया था। क्यों दिया था अप? क्योंकि उनको पता था तुम लोग को नहीं आता, और पिक के साथ अप लगाने की सबको आदत है। ठीक है, याद रखना जब आप कोई एडिशनल अचीवमेंट करते हो, मान लो मैं कहूँ कि यार मैंने एक क्लास नोट्स लिखा है, तो आप कहोगे मैम यू हैव एडेड अ फेदर इन योर कैप। इन योर कैप जैसे बोला गलत हो गया, टू एड फेदर टू वंस कैप होगा। अगर इस एड वर्ड को हटा दूं ना तो फेदर इन वंस कैप बिल्कुल सही है, फेदर इन वंस कैप बिल्कुल सही है। इस एड वर्ड को हटा दो तो, अगर ये एड लगाओगे तो फेदर के साथ टू आएगा, एड फेदर टू वंस कैप। इसका मतलब टू हैव एन एडिशनल अचीवमेंट। जैसे पहले से आपके पास कैप है और उस कैप में एक फेदर लगा लो तो और सुंदरता बढ़ गई है ना, वही। समझ में आया बेटा? प्रेपोजिशन इन 4 भागों को कंप्लीट करोगे तब आपका प्रेपोजिशन कंप्लीट होगा। समझ में आया? मतलब मैंने कितना करा दिया यार, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और प्रेपोजिशन। ठीक है, क्लियर? अब लास्ट क्लास में मैं आपको आर्टिकल और कंजंक्शन और एडवर्ब कराऊंगी और इंटरजेक्शन का बस इंट्रोडक्शन दूंगी। आपका वो 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया? और ये सब बहुत बेटा, स्टेनोग्राफर इज़ वेरी इजी। स्टेनोग्राफर इसके अंदर आराम से कंप्लीट होगा, कुछ नहीं है इसमें। ये सारा मैंने आपको बेसिक बताया है। ये चैप्टर सब 15-16 घंटे का चैप्टर है, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ अभी बेसिक कॉन्सेप्ट, दैट्स इट। अब आपसे कोई पूछे नाउन क्या है, आपको पता है नाउन नेमिंग वर्ड या नाम बताता है। इट इज़ अ स्विमिंग पूल। स्विमिंग क्या है भाई? पूल की विशेषता बता रहा है ना, तो क्या हो सकता है? वो एडजेक्टिव होगा। अगर मैं कहूँ स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, बोलोगे इसके पहले आया स्मोकिंग, शुरुआत में सब्जेक्ट के प्लेस पे, भाई नाउन है। भाई स्मोकिंग है, आईएनजी लगा है, तो क्या हुआ? अगर वर्ब में आईएनजी लगा होता है और वो नाउन के प्लेस पे होता है तो वो जेरेंट कहलाता है। जैसे लड़के ने पूछा मैम ये पेड कोर्स है ना, पेड कोर्स। कोर्स इस जो मैं पढ़ा रही हूँ उसका नाम दिया गया है कोर्स, है ना। और अगर मैं कहूँ पेड कोर्स तो देखो पे का आईडी लगा के उसको थर्ड फॉर्म लगा के बनाया गया है। जैसे मैंने कहा ये स्पोकन इंग्लिश का बैच नहीं है,
स्पोकन इंग्लिश कहा बेटा, स्पीक स्पोक नहीं, स्पोकन इंग्लिश कहा, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म इंग्लिश के पहले आया तो वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना। कैसा इंग्लिश? रिटन इंग्लिश। कैसा इंग्लिश? कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। कैसा इंग्लिश? स्पोकन इंग्लिश। देखो कॉम्पिटिशन से बना हुआ एडजेक्टिव फॉर्म था मेरे पास, कॉम्पिटिटिव, लेकिन स्पीक से बना हुआ मेरे पास एडजेक्टिव नहीं था, तो मैंने क्या किया, मैंने उसमें थर्ड फॉर्म लगा के पास्ट पार्टिसिपल बना के एडजेक्टिव का रूप दे दिया। बेटा ये सब चीज़ें पूरा जितने दिन तक आपका कोर्स चलता रहेगा आप ये सब बात सुनते रहोगे मेरे मुंह से। आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी conceptually sound and that is essential. If you do not know the concept, कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स कहते हैं मैम मुझे यही सही लगा, ठीक है ना, अगर कॉन्सेप्चुअली सही है तो 10 बार में से 9 बार वो सही तुक्का मार के भी आएगा। अगर सही तुक्का नहीं मारा इसका मतलब है कि वो रट्टा मारा। और कई बार लोग कहते हैं हमने थोड़ी इंग्लिश बनाया यार, जैसे लिखा है वैसे याद कर लो। गलत है। कोई भी चीज़ जब बनाया गया बेटा तो कुछ सोच के बनाया गया है, ठीक है। कुछ जगह पे कॉन्सेप्ट नहीं चलता क्योंकि वो बोलते बोलते वैसे ही हो गया। और कभी कभी इडियम्स एंड फ्रेजेस जैसे मैंने कहा इसमें दिमाग नहीं लगा सकते क्योंकि जिसने बोला वो लोगों को अच्छा लग गया, फिर लोगों ने उसको ऐसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो वहाँ पे भले कॉन्सेप्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बाकी जगह सब जगह कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। चलो अब हम लोग इसको अगर आप कहोगे कि मैम हमको वो चाहिए बना हुआ कलर्ड में, तो बेटा मेरा एक क्लास नोट्स बुक आता है उसमें केडी पब्लिकेशन में, उसमें मैं जितना पढ़ाऊंगी इस बैच में, ग्रामर, वो कैब नहीं, ग्रामर बेटा वो सारा का सारा इसमें है। ये सीजीएल टियर 2 तक है और जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम से कुछ भी नहीं बचेगा इसमें। इसीलिए अगर आप कहोगे नहीं हमको सारा का सारा एकदम ऐसे ही कलर्ड चाहिए, तो बेटा आपको सारा का सारा कलर्ड, ये जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वर्ब में, देखो आज मैंने एडजेक्टिव पढ़ाया, ठीक है, उसके बाद ये कंजंक्शन आप पढ़ोगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। देखो ये स्पोकन का बुक भी मेरा आने वाला है जो क्लास नोट से बिल्कुल अलग है। फिर मैं आर्टिकल कराऊंगी, ठीक है, ये आर्टिकल करोगे, ये इंग्लिश स्पेशल का बैच है जिसमें मैं करा रही हूँ। उसके बाद ये पूरा आर्टिकल कंप्लीट करने के बाद फिर देखो प्रेपोजिशन, यही तो प्रेपोजिशन का मैंने आपको एग्जांपल दिया, फिर एडवर्ब, ये सारा मैं आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझा दूंगी और उसके बाद ये पूरा दे दूंगी, आप खुद भी पढ़ोगे, उसका रीड करके आपको समझ में आ जाएगा, दोनों चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाएगा। आज भी जो पढ़ाया मैंने उसका मटेरियल लोड कर देना उनको, मेरे हाथ का नोट्स जो है, देखो एडजेक्टिव आज करा दिया, उस दिन वर्ब करा दिया था, ठीक है, प्रोनाउन, ये सब कुछ कंप्लीट लोड हो जाएगा। क्लियर? चलो इसको मैं लोड करा दूंगी। अब आओ जो मैं आपको करा रही थी वो कैब, वो कैब कहाँ तक हो गया था देखो तो 21 तक हुआ था। इसमें भी आपको सारा जो मैंने हाथ से लिखा वो सारा लोड कर दूंगी। थियोडी ये वाला हो गया था, एनिमिज्म पैगैनिज्म तक हो गया था। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट। इसमें आपके पास ज़्यादा रूट नहीं है इस पेज में, इसमें एक रूट है प्रतीक वाला, लेकिन जानते हो इस पेज में ये 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लास्फेमी एंड एपोस्टेट। उसका रीज़न मैं बताऊंगी क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखो ध्यान से, हेनोथिज्म, बेटा जानते हो हम लोग में से अधिकतर लोग हेनोथीस्ट भी होते हैं। आप जैसे अगर मुंबई तरफ चले जाओ, उन लोग गणपति के बहुत बड़े भक्त होते हैं, वो गणपति को ज़्यादा मानते हैं, लेकिन अगर दूसरे मूर्ति देख ले या दूसरे भगवानों को देख ले तो वो हाथ जोड़ लेते हैं। इसका मतलब है कि वो विश्वास कितने पर कर रहे हैं, वन हु वर्शिप्स अ सिंगल गॉड, है ना।
while not denying the existence of other gods। बेटा मोनोथिज्म कहता है कि ईश्वर सिर्फ एक है, तुम जिसकी पूजा कर रहे हो बकवास कर रहे हो, है ना, मेरे नज़र में तुम नास्तिक हो। हेनोथीस्ट कहते हैं कि भाई मेरे तो बस यही देवता है, मतलब ये मेरे ईश्वर है, इसलिए वो हमेशा गणपति गणपति करते हैं, है ना। जनरली देखोगे ये जो आपके मैंने इसलिए नाम लिया आपका क्योंकि आप लोग पिक्चर्स देखते हो तो मूवीज़ में आप देखोगे गणपति का क्या रुतबा रहता है ना। तो वो अपने लिए बस एक ही भगवान चुनते हैं, लेकिन अगर कोई और भगवान के बारे में बोलोगे तो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो उनको भी उसी तरह श्रद्धा से देखेंगे, लेकिन भले उनकी पूजा नहीं करते हैं। इसीलिए हेनोथीस्ट इज अ पर्सन, हेनोथिज्म से बना है हेनोथीस्ट। हेनोथीस्ट इज अ पर्सन who believes in one God but does not deny the existence of other gods। लेकिन जो other gods के existence को भी डिनाई करता है और सिर्फ एक की पूजा करता है वो मोनोथीस्ट होता है, ध्यान रखना। अब आओ आइकनोक्लास्ट। बेटा आइकनोक्लास्ट मैंने क्यों डाला थीस्ट में वो मैं बताती हूँ, क्योंकि क्लास्ट वगैरह जो भी वर्ड होते हैं ना, क्लास्ट क्याटा, इसका मतलब होता है तोड़ना, तोड़ने वाला या तोड़ना, जो भी कह दो उसका रूट होता है। इसका हिंदी डिक्शनरीज में लिखा हुआ है मूर्ति भंजक। तो मूर्ति भंजक का मतलब हो गया मूर्तियों को तोड़ने वाला। गलत है, मूर्ति भंजक हिंदी वर्ड है, इसलिए याद रखना कि उन लोग सोचते हैं जैसे क्या होता है ना, कैनिबल का हिंदी मीनिंग दिया हुआ है नरभक्षी, तो लोगों को लगता है जैसे इंसान को खाने वाला। बेटा कैनिबल इंसान को खाने वाले नहीं होते हैं, कैनिबल होते हैं जो अपनी प्रजाति को खाते हैं। इसलिए अगर इंसान इंसान को खाए तो कैनिबल है, अगर शेर शेर को खाए तो कैनिबल हो जाता है। इसीलिए इसमें ध्यान रखना कि आइकनोक्लास्ट में हम लोग मूर्ति भंजक का मतलब ये नहीं मूर्ति तोड़ने वाला, बल्कि आइकनोक्लास्ट का मतलब है आइकन यानी प्रतीक, जो प्रतीकों को तोड़ता है। प्रतीक तोड़ने का मतलब भाई आपका एक समाज में नियम है, इस उम्र तक शादी हो जानी चाहिए, इस उम्र तक बच्चे हो जाने चाहिए। भाई आप 25 साल के हो गए हैं, आपकी तो नौकरी होनी चाहिए। आप जो नौकरी करना नहीं चाहता है, वो जो चाहता है 9 to 5 जॉब में मैं नहीं फंसूं, है ना। बहुत नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोग हैं जो पूरी जवानी अपनी बर्बाद कर दिए स्ट्रगल करने में, राइट। तो ऐसे लोग कौन होंगे? ये लोग ऐसे हैं जो सामाजिक नियमों को नहीं मानते। इरफान खान से बहुत चिढ़ते थे बहुत सारे बुद्धिजीवी, क्योंकि वो सीधा क्वेश्चन इस्लाम को भी कर देता था, है ना, इरफान खान। तो वो क्या है भाई, वो सामाजिक नियमों को नहीं मानता था, तभी तो उसने 9 to 5 जॉब नहीं किया, वो पूरी जवानी स्ट्रगल करके बिता दिया सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के में अपने आप को स्थापित करने के लिए। सो दे आर व्हाट, वो सामाजिक नियमों को नहीं मानते हैं, उनको कहते हैं आइकनोक्लास्ट, वन हु डज नॉट फॉलो सोशल नॉर्म्स। ऐसे लोगों को हम अनकन्वेंशनल कहते हैं, जो कन्वेंशनल नहीं है, जो ट्रेडिशनल नहीं है। इसीलिए इसका एंटोनिम क्या होगा? ट्रेडिशनल। ये अनकन्वेंशनल होते हैं, ये ट्रेडिशनल नहीं होते, ठीक है। अब आओ एपोस्टेट, क्यों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसका सिनोनिम है टर्नकोट। इसका सिनोनिम है टर्नकोट। मैं आपको बताती हूं ये बना कहां से। पहले जमाने में जब वॉर्स होते थे, मतलब बैटल होते थे, वॉर तो आप कह लेते हैं, बैटल होते थे, तो सबके अपने सैनिक 15,000 20,000 सैनिक, है ना। अब सब सैनिक को तो पहचान नहीं सकते, तो सब सैनिक को अपने सैनिकों को क्या करते थे ना, बेटा आपको सारा PDF मिल जाएगा हाथ का लिखा हुआ, टेंशन मत लो। तो अपने सैनिकों को पहचानने के लिए वो सबको एक जैसे कोट, कम से कम कोट तो पहना देते थे एक जैसे, है ना। तो क्या होता था, जब मान लो इस तरफ के सैनिक हारने लगे तो वो क्या करते थे, चुपचाप से धीरे से उतरते थे अपने घोड़े या कहीं से भी जहाँ भी है वो, और चुपचाप से जो विजयी सैनिक है, जो सैनिक जीत चुके हैं, उनका कोई मरा हुआ सैनिक पड़ा है तो अपना कोट खोल के और उसका कोट पहन लेते थे और विजय सैनिक के साथ निकल गए, नहीं तो मारे जाते हैं, नहीं तो उनको उठा के बहुत बेइज्जती किया जाता है।
तो वो मारे जाते इसीलिए क्या करते थे ना, अपने कोट को चेंज कर लेते थे। तो कहते थे यार ये तो देखो दल बदलू है, ऐसे लोगों को दल बदलू कहा जाता था, तो उनको टर्न कोट कहा जाता था। लेकिन एग्जैक्टली ये वर्ड धीरे 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 दल बदलुओं के लिए टर्न कोट हो गया। लेकिन इसमें तो देखो ना, अपने जाति, अपने धर्म, अपनी पार्टी, अपनी सेना, अपना देश, सबसे के खिलाफ हो जाने वाले, यानी सबके अगेंस्ट चले जाने को टर्न कोट कहेंगे, दल बदलू जिसको कहोगे, है ना। तो देखो ध्यान से, इसीलिए एपोस्टेट वर्ड आ गया, अलग कर दिया गया कि भाई जो अपनी जाति को, अपने रिलीजन को छोड़कर, अपने धर्म को छोड़कर अलग हो रहा है, उनको एपोस्टेट कहने लगे। इसीलिए देखो जनरली जो अपने राजनीतिक दलों को छोड़कर भगोड़ा होता है, जो अपने रिलीजन को छोड़कर भगोड़े होते हैं, अभी देखे हो 23 अराउंड 35 ऐसे एमएलएस जीते हैं टीएमसी से जो भागे हुए थे बीजेपी में, है ना। तो इसका मतलब है कि ये तो टीएमसी वर्सेस टीएमसी हो गया, राइट। तो देखो क्या था ये वो लोगों को टर्न कोट कहा जाएगा। लेकिन एपोस्टेट आजकल जनरली यूज होता है फॉर दोज पीपल हु लीव देयर रिलीजन, है ना, जो अपने अ पर्सन हु रिनाउंसेस अ रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ। रिनाउंस का मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द रीजन कि अपने धर्म से विमुख हो जाने वाले के लिए वर्ड है जो बहुत यूज होता है। एक और वर्ड है ब्लास्फेमी, इसलिए बहुत यूज होता है क्योंकि जितने इस्लामिक कंट्रीज है बेटा, वहाँ पे ब्लास्फेमी करने पर जो सजा है वो मौत की सजा है। और कई बार ऐसा हुआ है कि ये एक इंटरनेशनल इश्यू बना है, इसीलिए वर्ड बहुत फेमस हुआ है। ब्लास्फेमी और सेक्रिलेज इसीलिए फेमस हुआ है क्योंकि ये इंटरनेशनल अटेंशन को अट्रैक्ट किया। तो ब्लास्फेमी एंड सेक्रिलेज होता है ईश निंदा, हालांकि इसका कोई रूट नहीं है, ठीक है। ये क्या है? ईश निंदा मतलब स्पीकिंग समथिंग बैड अबाउट गॉड। देखो, राइटिंग और स्पीकिंग अबाउट गॉड इन अ वे दैट शोज डिसरेस्पेक्ट। ईश निंदा, निंदा मतलब समझ रहे हो, और ईश का मतलब हुआ ईश्वर, समझ में आ गया। अब आओ सिनागॉग। बेटा हमें मॉस्क पता है, कई लोग मॉस्क्यू बोलते हैं, बेटा मॉस्क्यू इज द स्पेलिंग, मॉस्क बोलना। टेम्पल पता है, चर्चेस पता है, गुरुद्वारा पता है, लेकिन हमारे यहाँ पे बेटा ज्यूज तो होते नहीं हैं, है ना। हमारे यहाँ पे ज्यूज तो होते नहीं हैं, यहूदी, तो इसीलिए हमें नहीं पता। इसीलिए क्वेश्चन आता है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में, प्लेस वर ज्यूज वर्शिप सिनागॉग। देखो पीडीएफ बेटा, आप जो बैच परचेस कर रहे हो, आप वहाँ पे अपने ऐप में जब जाओगे ना, तो नीचे बेटा एक लिखा होगा माई बैचेस। जब वहाँ पे माई बैचेस में क्लिक करोगे तो जो बैच आपका है वो खुलेगा, ठीक है। जितने बैच आपने परचेज किए, मान लो आपने मैथ्स भी कर लिया, रीजनिंग भी कर लिया, इंग्लिश भी कर लिया, यानी कॉम्बो कर लिया, तो सारे बैचेस खुलेंगे। जब इस पर क्लिक करोगे तो बेटा इसका 2 सेक्शन होगा। एक सेक्शन में आपका पीडीएफ लोड होगा और एक सेक्शन में सारे के सारे जितने भी आप वीडियोस होंगे हमारे पढ़ाए हुए, वो सारे वीडियोस लोड होते जाएंगे, ठीक है। ये सारे वीडियोस लोड होंगे, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब आओ नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां तक बेटा पूरा कंप्लीट कर लिया। क्या पूरा कंप्लीट हमने फिनिश कर लिया है जो भी रिलीजन से रिलेटेड था। आज मुझे लगता है 4था क्लास है, मैं फर्स्ट क्लास से इनको करा रही हूं आपको। हम लोगों ने यहां तक पूरा वो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में यानी परसों हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और वो है डॉक्टर्स एंड स्टडीज़। डॉक्टर्स एंड स्टडीज़ का मतलब होता है कि जैसे नेफ्रोलॉजी, बेटा मैं इसमें रूट में बताऊंगी कि नेफ्रॉन किसका रूट है,
लॉजी का मीनिंग क्या है, और उसको ऐड करके नेफ्रोलॉजी कौन क्या होता है, नेफ्रोलॉजिस्ट कौन होते हैं, वो पूरा कंप्लीट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास सेम टाइम 5:30 बजे, और लास्ट डेमो होगा नेक्स्ट आपके यूट्यूब में, और उसके बाद वो सीधा चला जाएगा ऐप में। इसीलिए ये बैच नंबर 16 है, याद रखना। आप देख लो, केडी लाइव ऐप को डाउनलोड कर लो, और इसमें ऐसे भी आप देखो कि केडी लाइव ऐप में बेटा ऐसे भी बहुत सारे पीडीएफ पड़े हैं। ऊपर आप हेडफोन आइकन देखोगे ना, अगर उसमें जाके डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जाओगे, ऐसे भी दुनिया भर के पीडीएफ पड़े हैं, आप उनको डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा कंपल्सरी इंग्लिश का बैच है, और ये हमारा स्पोकन का बैच है जो बिल्कुल लेटेस्ट बैच है जो आया हुआ है। इसीलिए जो लोग सिर्फ अच्छा इंग्लिश बोलना चाहते हैं विद गुड एक्सेंट एंड प्रोनाउंसिएशन, वो इसको लोगे। बाकी लोग आप लोग जान लो, ये हमारा बैच नंबर 16 है, और kdpublication.com में जाके आप बुक्स देख सकते हो जो मैंने खुद लिखा है। मैं अपने बुक्स बेटा खुद लिखती हूँ। ठीक है, अभी वोकैबुलरी 20 चल रहा है, ये 20 ख़त्म होने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट में चलेंगे। और ऐसे भी याद रखना, आपके 20 शीट्स होंगे जो मुझे कंप्लीट कराने हैं। चलो, थैंक यू सो मच। रात में 9 बजे आ जाना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा रही हूँ मैं वॉल्यूम 1 में, वो है पैसिव वॉइस। मिलते हैं फिर यूट्यूब चैनल केडी लाइव पे। चलो, थैंक यू सो मच।